हेलो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं। जैसे हमें पता है, हमें क्या पता है कि साइंस की एक ब्रांच है जिसका नाम क्या है, फिजिक्स। साइंस की एक ब्रांच है जिसका क्या नाम है, फिजिक्स। और फिजिक्स के भी फर्दर सब ब्रांचेज है। फिजिक्स के भी फर्दर सब बहुत सारे ब्रांचेज, साइंस के भी बहुत सारे ब्रांचेज है, और जिसमें से एक ब्रांच क्या है, फिजिक्स है। और फिजिक्स के भी फर्दर बहुत सारे ब्रांचेज है, और उसमें से आपका एक ब्रांच बता रहा हूं मैं आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेज में से एक ब्रांच है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फर्दर और ब्रांचेज है। कौन कौन से ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आपका ब्रांच है आपका, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, and second one is electrodynamics, and second one is electrodynamics। देखिए, जिसमें आपका इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो बार बार वर्ड यूज हो रहा है। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज। इलेक्ट्रो, कहीं भी आपको वर्ड दिख जाए इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज। देख रहे, इलेक्ट्रो 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 मतलब चार्ज। हम बात वहां किसकी कर रहे हैं, चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स की एक ब्रांच है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, काफी वास्ट ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसमें हम दो ब्रांच पे डिस्कस करेंगे, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज दूसरा वन आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये होता है कि आपका चार्ज स्टैटिक है, मतलब रेस्ट पे। चार्ज आपका किस पोजीशन पे? रेस्ट पे। मतलब हम बात यहां करते हैं आपके चार्ज की किस पोजीशन पे? रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है। हम यहां बात करते हैं आपके चार्ज की। इलेक्ट्रो मतलब होता है आपका चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, और स्टैटिक मतलब रेस्ट। स्टैटिक मतलब रेस्ट, मतलब चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज एट रेस्ट होगा तो हम उस पर बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करेंगे कि चार्ज आपका रेस्ट है। फिर हम पढ़ते स्टडी करते हैं उस पर, तो हम किस पे बात करते हैं? आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करते हैं। और अगर चार्ज मोशन में आ जाए, मूवमेंट में आ जाए चार्ज आपका, तो हम उसको कवर करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। अगर चार्ज आपका मोशन में आ जाए तो हम उसको किस में कवर करते हैं? आपके इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कवर करते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रो मतलब होता है आपका चार्ज, इलेक्ट्रो बोले तो आपका चार्ज, और डायनेमिक्स मतलब मोशन, कि हम बात कर रहे हैं मोशन की, चार्ज के मोशन की बात कर रहे हैं कि अगर चार्ज मोशन में आ गया तो हम किसके अंदर उसको कवर करेंगे? आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मोशन, कि भैया चार्ज इन मोशन। अगर चार्ज इन मोशन है तो भैया वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए चार्ज इन, ये चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, और चार्ज इन मोशन, ठीक है। चार्ज एट रेस्ट, चार्ज इन मोशन, ठीक है। ये बात करते हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। फर्दर इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हम क्या कवर करने वाले? आज हम कवर करने वाले, स्टार्ट करने वाले आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये किस में कवर करेंगे? आपके इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए, इसी का इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम कवर करने जा रहे हैं आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम किस चीज पे बात करेंगे? आपके चार्ज एट रेस्ट पोजीशन पे बात करेंगे। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और उसमें क्या होगा कि चार्ज एट रेस्ट होगा, ठीक है। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बहुत सारी चीजों की बात करेंगे हम। पूरे 12th में एक्चुअली में चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। तो 12th पूरा मतलब आप पूरे किस पे? आपका 11th पूरा मैकेनिक्स ही भरा था, 12th आपके चार्ज पे बात कर रहा है। तो देखिए, आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपका कौन कौन सा टॉपिक कवर हो जाता है? कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे? आपका इलेक्ट्रिक करंट, आपका मैग्नेटिज्म, ये सब आता है किसमें? आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। मैग्नेटिज्म आपका EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आपका फोर्थ वन आपका अल्टरनेटिव करंट मतलब AC, जो आपके घरों में लाइट आती है, AC करंट, ठीक है। एक होता है AC करंट, दूसरा होता है DC करंट। बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जब चार्ज इन मोशन में होगा तो हम कौन कौन सी चीज की बात करेंगे? हम चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रो करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट,
और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक हम बात किस पे करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए आज हम यही चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। एक्चुअल में पूरा 12th का आपका सिलेबस ही है लगभग, ठीक है। तो ये आपका इसी पूरे 12th में आप ये सब कवर करोगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें कवर करोगे, ये मैंने थोड़ा सा बताया आपको, ठीक है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, क्या, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम सबसे पहले कौन सा क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम किस पे डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ना। देखिए हमें पता है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, दो चीज से मिलकर बना हुआ है ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है आपका चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स वर्ड होता है चार्ज, हम बात कर रहे हैं चार्ज पे, और स्टैटिक मीन्स रेस्ट, कि भैया चार्ज एट रेस्ट पोजीशन में है। तो हम किस पे डिस्कस करेंगे, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मतलब चार्ज रेस्ट पोजीशन में, हम उस पर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। चार्ज पे हम स्टडी कर रहे हैं कब, जब वो रेस्ट पोजीशन में हो। तो हम किसके अंदर उसको डाल रहे हैं, उसको हम डाल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कि चार्ज आपका किस में है, रेस्ट पोजीशन में है, तब हम उस पर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो जो बोला वो लिख लीजिए, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ी वास्ट ब्रांच है, उस पर हम क्या क्या कवर करेंगे। जब आपका इफ चार्ज एट रेस्ट पोजीशन, चार्ज एट रेस्ट, तब हम किस चीज की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के। देन वी कवर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक, तब हम उसको किस में कवर करेंगे, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में कवर करेंगे। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात ही करते हैं तब जब आपका चार्ज किस पोजीशन में हो, रेस्ट पोजीशन में हो। मतलब एक ब्रांच नाम डाल दिया उस ब्रांच का, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और अगर चार्ज मोशन में आ जाए, अगर चार्ज कांस्टेंट मोशन में आ जाए, पहली बात तो मोशन में आ जाए, मोशन में भी दो टाइप होते हैं, एक कांस्टेंट मोशन और एक एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। तो भैया अगर चार्ज कांस्टेंट मोशन में आ जाए तब वहां पे आ जाता है मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और वो डिस्कस करेंगे आपके मैग्नेटिज्म में, कि मैग्नेटिज्म में हम बात करेंगे कि चार्ज आपका मोशन में, कांस्टेंट मोशन में, तो वहां डिस्कस करेंगे आपके मैग्नेटिज्म के बारे में। तो लिखिए इफ चार्ज is moving, if charge is moving with constant speed, then it come under, हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे आपके मैग्नेटिज्म की, हम वहां किसकी बात करेंगे, आपके मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। नाउ अगर चार्ज आपका मूव कर रहा है एक्सेलरेटेड मोशन में, मतलब चार्ज मूव कर रहा है, टाइम के हिसाब से उसकी स्पीड चेंज हो रही है, बार बार टाइम के हिसाब से उसकी स्पीड चेंज हो रही है, चार्ज मूव कर रहा है और टाइम के हिसाब से उसकी स्पीड चेंज हो रही है, मतलब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो भैया हम वहां बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। वहां किसकी बात करेंगे, वेव की। मतलब आपके अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो तो हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म की। अगर आपका चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में हो, मतलब टाइम के हिसाब से चार्ज की स्पीड में चेंजेस आ रहे हो, तो भैया वहां कॉन्सेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव का, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। अभी तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर करेंगे। तो लिखिए इफ चार्ज इज मूविंग with accelerated then it is come under, या हम तब किसकी बात करेंगे, टॉक अबाउट come under electromagnetic wave, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे जब आपका चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन। ये आपका पूरा मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हम कवर करेंगे। इसी में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही तो है, डायनेमिक्स मतलब मोशन की। देखिए चार्ज मोशन ही तो है कि आपका एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट मतलब हिल तो रहा है ना, कि आपका स्पीड में चल रहा है और चेंज हो रही है स्पीड बार बार, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है।
चार्ज आपका कांस्टेंट मूव कर रहा है, ये भी क्या है, ये मोशन में, मतलब ये भी डायनेमिक्स, मतलब ये आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये दोनों आ रहे हैं। आपका ये वाला पार्ट, ये वाला इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, और आपका ये वाला क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। मतलब हम इन दोनों में बात करें आपके किसकी, चार्ज मोशन में बात करें। इसमें हम बात करेंगे कि वो चार्ज एट रेस्ट, तो ये आपका किसमें है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें पता चल गया इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, और स्टैटिक मतलब रेस्ट पोजीशन, मतलब रुका हुआ को क्या कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं, कि भैया वो स्टैटिक पोजीशन में है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा, अपने टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्टैटिक पोजीशन कहेंगे, स्टैटिक है वो। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या समझे कि भैया चार्ज मतलब इलेक्ट्रो मतलब चार्ज एट रेस्ट पोजीशन, चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। नाउ देखिए, आपने जब 11th क्लास में ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो आपने पढ़ा था उसमें ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में, क्या पढ़ा था उसमें, ये पढ़ा था कि भैया कोई भी दो बॉडी के बीच में आपका कौन सा फोर्स लगता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अगर उन दोनों के बॉडी के पास क्या है, मास है, अगर बॉडी है तो मास तो होगा ही, तो भैया आपके कोई भी दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और लेट अस सपोज कोई बॉडी है, कोई बॉडी है m1 कोई बॉडी है, मतलब किसी बॉडी का मास क्या है, m1, और कोई दूसरी बॉडी है m2, कोई दूसरी बॉडी है क्या, m2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है लेट अस सपोज r, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है r, तो इन दोनों बॉडी पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा और कितना होगा, तो भैया इन दोनों बॉडी पे लगने वाला फोर्स होगा आपका F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन में r²। ये आपके इन दोनों बॉडी पे लगने वाला फोर्स है कि भैया इन दोनों बॉडी पे, ये आपका लेटर सपोज ये आपका m1 आपका बॉडी A है, A बॉडी, और ये बॉडी B है। A बॉडी का मास क्या है m1 और B बॉडी का मास क्या है m2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है r। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स आखिर कितना होगा, मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा, तो भैया इतना उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, और इसमें कुछ डायरेक्शन में कोई फोर्स की डायरेक्शन होगी, मैं अभी मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो भैया कितना होगा उसका फोर्स, इन दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, F इसका फोर्स है। और ये हमेशा क्या करते हैं, खींचते हैं, ग्रेविटी आपको हमेशा खींचती है। देखिए मैंने पेन छोड़ा नीचे गिरा, ये ग्रेविटी आपको पुल नहीं कर रही है, फेक नहीं रही है, पुश नहीं कर रही है, ये सिर्फ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। कोई भी चीज क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेविटेशनल क्या है, मतलब ग्रेविटी आपका कैसा इन नेचर है, आपका अट्रैक्टिव इन नेचर है। फोर्स तो भैया इतना लगेगा इन दोनों बॉडी पे, पर कैसा, अट्रैक्ट मतलब खींचने वाला फोर्स लगेगा। मतलब भैया आपका ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे। किस फोर्स है, F फोर्स है, और F फोर्स कितना है, इतना आपका F फोर्स है। मतलब इस फोर्स से आपका ये दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये अब क्या कहता है, आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है। ठीक है, नाउ हाँ, इसी वजह से, इसी फिनोमिना की वजह से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हमें पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे लाइट हो चाहे कुछ भी धरती पे क्यों गिरता है। मतलब अर्थ है, लेट सपोज ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है। ठीक है, और ये लाइट है, आपका लाइट है या कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज m1 मास है इसका, और ये क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, और फॉल कर रहा है किससे, अर्थ से, अर्थ पे फॉल कर रहा है। और किस फोर्स, क्या फोर्स लगा रहा है अर्थ इस पे, F फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो F फोर्स लगा रहा है, फोर्स कितना है, इतना। ये इससे कैलकुलेट करेंगे भैया, इस बॉडी का मास मतलब आपका ये m1 कोई भी मान लो m1, ये लेट सपोज ये m1 है, और अर्थ के बॉडी का मास m2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r। देखिए r जैसे जैसे कम होगा फोर्स उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा, r कम होगा तो फोर्स क्या करेगा, फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, r के कम होने से फोर्स बढ़ता रहेगा, मतलब बॉडी जितना पास आएगी उतना ज्यादा आपका फोर्स क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा। कौन, आपका अर्थ, किस पे, उस बॉडी पे जो फॉल हो रही है, किस पे, अर्थ पे। तो ये चीज हमें पता चली थी किससे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल की वजह से। न्यूटन जी ने सोचा था, जब उनके ऊपर एप्पल गिरा था तो उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था दुनिया को। ठीक है, नाउ हमें इस चीज के बारे में तो पता चल गया कि कोई दो बॉडी है, उन दोनों बॉडी के बीच में आपका क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, ये चीज हमें क्या करके पता चल गई। नाउ अब लेट अस सपोज और बात करते हैं कि कोई बॉडी है, लेट अस सपोज इफ m1 कोई बॉडी है जिसका मास है क्या, 1 kg। लेट अस सपोज कोई बॉडी है m1, उस बॉडी का मास है m1 और उसका मास कितना है 1 kg, और कोई दूसरी बॉडी है, उस दूसरी बॉडी का मास है आपका 1 kg,
उस दूसरी बॉडी का भी मास कितना है 1 kg। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है m1 और m2 के बीच में जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज 1 मीटर डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है 1 मीटर, तो r मैं बोल रहा हूँ 1 मीटर। तो कोई बॉडी है m1 जिसका मास है क्या 1 kg, ठीक है, और कोई दूसरी बॉडी है m2 जिसका मास कितना है 1 kg, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है भैया r इजिकल टू 1 मीटर। तो इन दोनों के बीच में आपका डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। तो मैं ये पूछ रहा हूं इन दोनों बॉडी का भैया फोर्स कितना लगेगा। ये तो हमें पता चल गया अट्रैक्टिव इन नेचर, क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्ट करता है, तो भैया अट्रैक्टिव इन नेचर है, तो भैया अट्रैक्टिव इन नेचर तो है, ठीक है, पर कितना फोर्स लगेगा वो तो बताओ। तो वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। आपने कैलकुलेट किया भी होगा 11th क्लास में। नाउ देखिए हमें पता है कैसे कैलकुलेट करना, हमें पता है F इजिकल टू जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। इतना फोर्स एग्जर्ट करेगा ये दोनों बॉडी एक दूसरे पे, ठीक है, अट्रैक्टिव इन नेचर है, और इतना क्या करेगा, इतना फोर्स क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नाउ देखिए हमें पता है, क्या पता है, हमें ये पता है कि भैया आपका g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हमने m1 को बोला कितना भैया 1 kg, और आपका m1 1 kg इंटू आपका m2 भी 1 kg, kg क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर हो जाएगा, kg क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर, और आपका अपॉन में r कितना भैया, आपका r है 1 का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका इतना फोर्स एग्जर्ट करेगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पे आएगा भैया आपका F इजिकल टू जी इंटू के जी स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर, ठीक है। जिसमें आपकी g की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू होती है आपकी 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या, केजी स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, ये आपका ग्रेविटेशनल क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ हमें पता है, हमें F निकल गया। अब जी की वैल्यू वहां पुट करो, जी की वैल्यू पुट करने पे आती है, भैया 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, और देखिए ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, ये तो जी की वैल्यू है, इंटू ये वाला, ये जब इंटू करोगे तो भैया केजी स्क्वायर, केजी से केजी चला जाएगा, यहाँ केजी स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर करोगे तो केजी से केजी गया और मीटर से मीटर गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ न्यूटन बचेगा। और न्यूटन बचा तो भैया फोर्स की वैल्यू जो हो गई, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, F इजिकल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन। ये आपका फोर्स, इतना फोर्स एक दूसरी बॉडी क्या करेंगे, एक दूसरे पे अट्रैक्ट करेगा। अगर 1 kg का वो मास है, उन दोनों बॉडी का मास कितना है 1 kg है, तो उन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा भैया इतना मैग्नीट्यूड होगा उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है। इतना फोर्स उन दोनों के बीच में लगेगा, अट्रैक्टिव इन नेचर, और अट्रैक्ट करेगा इतने फोर्स से। नाउ ये फोर्स बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, इतना ज्यादा छोटा है कि भैया मतलब पता ही नहीं चलेगा, फील भी नहीं होने देगा हमें। तो ये बहुत छोटा फोर्स है, मतलब हम इसे नेग्लेक्ट ही कर देंगे। देख रहे -11 है, मतलब कितना डेसिमल है, बहुत छोटा फोर्स है, बहुत ज्यादा छोटा फोर्स है, इतना छोटा फोर्स है हम इसे नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। तो हमें पता है कोई भी दो बॉडी के बीच में लग रहा है फोर्स, ऐसा नहीं है फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है, बट उनका मासेस बहुत कम है, तो हम उसे नेग्लेक्ट करते हैं। आप जहां भी बैठे हो, आपके बीच और मेरे बीच भी एक क्या है, डिस्टेंस है, आपका भी कुछ मास है, मेरा भी कुछ मास है। तो हम दोनों के, लेट अस सपोज आपका मास है 50 kg, मेरा मास है 60 kg, और हम दोनों के बीच में डिस्टेंस, आप जिस भी सिटी में हो तो डिस्टेंस कुछ होगा r, तो भैया डिस्टेंस है r, देखिए मास बहुत कम है, हम दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स भी उतना ही है, जी इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर। r कितना है, जो भी डिस्टेंस है, और ये m1 m2 देख रहे हो, मास तो बहुत ठीक है, बट आपका डिस्टेंस काफी बड़ा हो गया। और ठीक है, ये मास भी इतना ज्यादा नहीं है जो इसको मैग्नीट्यूड को बड़ा कर सके, क्योंकि इस g की वैल्यू बहुत छोटी होती है, और g की वैल्यू छोटी तो ये और छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि भैया ओवरऑल ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, मतलब हम दोनों के बीच में फोर्स तो लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट वो इतना छोटा है, इतना नेग्लेक्जिबल है कि भैया हमें फील ही नहीं होता है। ये पेन है, पेन को मैंने छोड़ा, इस पेन के पास ही मास है, मेरे पास ही मास है, तो ये पेन मुझसे आके नहीं चिपक रही, ये पेन चिपक रही है आपके अर्थ पे जाके, और मैं खुद अर्थ पे। तो इसका मतलब ये कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स काम जब करता है जब आपका मास बहुत ज्यादा हो। अगर मास सोचो बहुत ज्यादा होगा तो भैया आपका फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा
ये मास आपका ज्यादा होगा और ये आर स्क्वायर, ये आपका आर कम होगा, मतलब आपका मास ज्यादा होगा और आर कम होगा, तो इसकी वैल्यू एफ की वैल्यू ज्यादा होगी, हमें यही तो मिलेगा। अगर आर की वैल्यू मैं जितना कम रखूं और मास की वैल्यू जितना ज्यादा रखूं, मतलब आर छोटा रखूं मास ज्यादा रखूं, तो भैया फोर्स क्या लगेगा, फोर्स मतलब बहुत ज्यादा लगेगा, फोर्स जो एक्सर्ट होगा वो बहुत ज्यादा एक्सर्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब भैया आर के घटाने पे क्या हो रहा है, एफ बढ़ रहा है, आर के घटाने पे एफ बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ देखिए ये चीज तो हमने देखी, आर के घटाने पे एफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये कि भैया छोटी बॉडी के बीच में तो फोर्स लग रहा है, तो छोटी बॉडी के पीछे फोर्स लग रहा है, हम उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हेवनली बॉडी, मतलब जिसका मास ज्यादा होता है ना, उसकी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि भैया वही क्या करता है, एग्जर्ट कर रहा है। देखिए इस अर्थ की बॉडी के पास मास बहुत ज्यादा है, अर्थ के पास मास बहुत ज्यादा है और इस पेन के पास मास है, लेट अस सपोज इस पेन के पास मास है m1 और अर्थ के पास है मास m2, ठीक है। ये इसके पास मास m1 है और अर्थ के पास मास m2 है, इन दोनों की, इसका बेसिक मास कम है पर इन दोनों का प्रोडक्ट देखो m2 तो बहुत ज्यादा है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मास ये क्या है, अर्थ का है, तो भैया इन दोनों का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी कम है, और डिस्टेंस कम है और इसका मतलब फोर्स ज्यादा मिलेगा। तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स आपका वही फील करवाता है जब आपकी मास बहुत ज्यादा हो और आपका बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम ही तब करता है जब हेवनली बॉडी हो, मतलब हैवी बॉडी होगी तभी उस पर क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सब पे, बट इतना कम होता है ना, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। पर बड़ी बॉडी हेवनली बॉडी जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, स्टार हो गया, ठीक है, इनमें क्या करता है, मास बहुत ज्यादा होता है, मास बहुत ज्यादा होने के कारण इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है। तो भैया लगता सब पे है, बट छोटे में स्मॉल होता है तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, बड़े में हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि देख रहे हो धरती पे ही हमें, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमें क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ये आपका बहुत छोटा फोर्स है तो हमने इसे क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। नाउ अब एक चीज और देखिए, ये चीज तो हमने देखी कि भैया मास छोटा होता है, तो मास छोटा होने के कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, मतलब एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा पाते। अगर सोचो, आपने कभी देखा होगा कि एक कंघी है, आपने कंघी को अपने सूखे बालों पे घुमाया और फिर इस कंघी को यहाँ по और आपने फिर इस कंघी को छोटे छोटे पार्टिकल, कागज के छोटे छोटे पार्टिकल के पास ले गए, और छोटे छोटे पार्टिकल के जैसे ही पास ले गए, आपने क्या किया, आपने कंघी को अपने सूखे बालों पे घुमाया, फेरा, और इसके बाद छोटे छोटे कागज के छोटे छोटे पार्टिकल के पास ले जाना, और पास ले जाते ही इन दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्ट कर लेंगे। ये मतलब आपके कागज के पार्टिकल कंघी पे क्या जाएंगे, चिपक जाएंगे, कागज के पार्टिकल किस पे चिपक जाएंगे, आपके कंघी पे चिपक जाएंगे। ऐसा क्यों, ये दोनों तो है अर्थ पे, तो ये जो आपका कागज का पार्टिकल ये अर्थ से क्यों नहीं जा रहा है, ये कंघी तो चलो ठीक है, ये कागज का पार्टिकल इससे क्यों चिपक रहा है, ये कागज का पार्टिकल इससे कंघी से क्यों चिपक रहा है, वो अर्थ पे क्यों नहीं चिपक रहा। अभी जस्ट मैंने बोला कि भैया छोटी बॉडी, मतलब जिनके पास मास बहुत कम हो, उनके बीच में फोर्स बहुत कम लगता है, तो फील नहीं होता, मतलब नेग्लेक्ट होता है, हमें पता ही नहीं चलता उन दोनों बॉडी का फोर्स लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, मतलब जो जैसी पोजीशन है वैसी पोजीशन में रहेगा। तो पर इसको देखो, ये कंघी भी तो छोटा ही मास है और इस कागज का पार्टिकल भी छोटा मास है, और इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा, और कागज इसको खींच रहा अपनी तरफ, और खींचते ही ये कंघी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और खींचते ये आपका कागज का पार्टिकल किस पे चिपक जाता है, कंघी पे जाके चिपक जाता है। ये ऐसा क्यों, तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं है, ये कुछ और ही फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो भैया छोटे मास पे तो काम ही नहीं करता, एकदम छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि नेग्लेक्सिबल, जीरो ही बोलते हैं हम उसको। तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स तो पक्का नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होने के लिए आपका बॉडी का मास ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पक्का भैया ग्रेविटेशनल तो नहीं है, कोई और फोर्स है। वो फोर्स का रिस्पॉन्सिबल कौन है, चार्ज। कि भैया चार्ज की वजह से ये एक दूसरे में क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, कि भैया अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। तो चार्ज की वजह से, तो यहां आपका फोर्स एक्सर्ट कौन करवा रहा है, आपका चार्ज, ग्रेविटेशनल नहीं करवा रहा है। ग्रेविटेशनल है बट वो इतना छोटा है कि वो जीरो ही है, तो इसका मतलब दूसरा फोर्स है, और वो फोर्स किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। तो चार्ज पे बात करेंगे अब कि क्या होता है चार्ज, क्यों चार्ज रिस्पॉन्सिबल है किसी को
अट्रैक्ट करने में, रिपेल करने। इस केस में देखो आपने क्या किया, कंघी लिया, रब किया, कागज के पार्टिकल चिपका लिए, मतलब कागज का पार्टिकल अट्रैक्ट हो गया किसकी तरफ, कंघी की तरफ। किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। लेट अस सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपने, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। आप कोई ग्लास का रोड लो, आप कोई ग्लास रोड लो, ठीक है, 2 ग्लास रोड लो, 2 ग्लास रोड हो, और इन दोनों ग्लास रोड पे आप क्या रब करो, बिल्ली की खाल, मतलब बिल्ली की स्किन, कैट, कैट की स्किन, ठीक है, इस पे रब करो। और इस पे भी, दूसरे वाले ग्लास रोड पे भी आप क्या करो, बिल्ली की खाल रब करो, मतलब कैट स्किन। ये क्या है आपकी, कैट स्किन, कैट स्किन है। और ये आपका क्या है, ग्लास रोड है। ये आपका क्या है, ग्लास रोड है, कोई भी ग्लास रोड है, ठीक है। ये आपका क्या है, ग्लास रोड है, और ये आपकी कैट स्किन है। और जब आप इनको रब करोगे, ये आपकी कैट स्किन है और ये आपका ग्लास रोड है, और जब इनको रब करने के बाद जब इन दोनों ग्लास रोड को पास लाओगे, जब पास लाओगे तो भैया ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब पास चिपकाने नहीं देंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे, मतलब पास जितना लाओगे वो दूसरे को चिपकेंगे ही नहीं, वो चिपकेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, धक्का देंगे। आपने देखा होगा, चिंबुक में भी इतना देखा होगा, जब आपने मैग्नेट जो को चिपकाते हो, कभी कभी वो चिपकता नहीं है, किसके कारण, वो बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो देखिए वो रिपेल करता है, वो फोर्स क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये दोनों ग्लास रोड तब चिपकेंगे नहीं, ये दूसरे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो भैया कुछ फोर्स लगा रहे हैं, और ये फोर्स लगा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज खींचता भी है, मतलब अभी हमने देखा कॉम्ब पार्टिकल चिपका, पार्टिकल चिपक गया, इसका मतलब अट्रैक्ट किया, किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। अभी हमने देखा ग्लास रोड में, देखा कि इसमें रिपेल कर रहा है, तो भैया चार्ज की वजह से ही तो रिपेल कर रहा है, तो चार्ज की वजह से यहाँ फोर्स लग रहा है, तो ये यहाँ रिपेल कर रहा है। इसका मतलब ये चार्ज रिपेल भी करता है। इसका मतलब ये है कि भैया चार्ज अट्रैक्टिव इन नेचर भी है और चार्ज रिपल्सन इन नेचर भी है, कि चार्ज की वजह से भैया आपका फोर्स अट्रैक्ट भी करता है और आपका रिपेल भी करता है। दोनों केस हमने देख लिया। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, सिर्फ अट्रैक्ट करता है, सिर्फ खींचता है अपनी तरफ, जबकि चार्ज आपका अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है, ठीक है। तो ये बात थी हमारी इसकी। नाउ देखिए, आपने सुना होगा कोई बॉडी क्या हो, पॉजिटिव चार्ज है, कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखिए कोई बॉडी, अगर लेट अस सपोज कोई एटम पे बात करते हैं, ठीक है, कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज कब होती है। देखिए इसके बीच में क्या है, एटम है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों क्या है, न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस के चारों क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। और इसके आउटर सेल, मतलब सबसे बाहर वाले सेल को जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। सबसे आउटर मोस्ट सेल के, जो एटम के सबसे आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आप जितने भी रिएक्शन देखते हो केमिस्ट्री में, जितने भी रिएक्शंस पढ़ते हो कि इस एटम ने इस एटम से रिएक्ट किया, ये बन गया, तो भैया रिएक्शन होता है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका ये फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई भी दो एटम जुड़ता है, बॉन्डिंग होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो भैया सिर्फ इन्हीं की वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही सब कुछ होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और देखो कोई दूसरी बॉडी है, ये भी एटम है, ठीक है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स किसी भी वजह से, किसी भी मेथड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अगर उठ के इधर आ गया, अगर आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरे एटम पे चले गए, तो भैया आपका ये जो बॉडी था, पहले लेट अस सपोज न्यूट्रल था, मतलब जीरो चार्ज था, मतलब जितने प्रोटॉन थे उतने ही न्यूट्रॉन थे। पॉजिटिव पे हमने कहा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे हमने कहा आपका नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे हमने कहा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कहा हमने नेगेटिव चार्ज। तो भैया जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, तो मतलब न्यूट्रल, तो जीरो हो गया चार्ज। तो जीरो चार्ज हो गया, तो पहले बॉडी थी जीरो चार्ज, पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा किसी भी मेथड की वजह से या किसी भी वजह से एक इलेक्ट्रॉन खाली होगा, तो इस एटम में क्या ज्यादा हो जाएंगे, इस एटम में हो जाएंगे प्रोटॉन ज्यादा। तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो ओवरऑल इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस एटम पे पहले न्यूट्रल था, मतलब जीरो था ये एटम, फिर बाद में एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, मतलब पहले इस एटम पे जितने प्रोटॉन थे उतने न्यूट्रॉन थे, मतलब जीरो जीरो।
तो इसका मतलब ये अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के इधर आ गया तो इसका ये क्या हो गया, ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया। कैसे, वो और डिटेल में समझते हैं। देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। NaCl एक एग्जांपल लेता हूं। लेट अस सपोज सोडियम का ये एटम है, सोडियम का एटम है और इसके बीच में न्यूक्लियस है सोडियम का। क्या है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं, कोई भी चार्ज नहीं होता। किस पे, न्यूट्रॉन पे। और इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। और इसके चारों, ये आपका फर्स्ट सेल है, ये आपका सेकंड सेल दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट है सोडियम, सोडियम का एटम है। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। और सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, बीच में 2, मतलब पहले सेल में 2, उसके बाद 8, ऐसे ही ऑक्टेट पूरा करते हैं ना, ऐसे ही फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन अपने। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। और इसके सबसे लास्ट वाले सेल में कितना बचा, टोटल इलेक्ट्रॉन 11, 2 पहले में आ गए, 8 दूसरे में आगे, बचा 1 1 यहाँ पे। आपको मैं ये किसका है, आपका सोडियम का। आपको मैं दूसरा दिखाता हूँ क्लोरीन का। क्लोरीन में होते हैं 17। तो भैया बीच में होता है न्यूक्लियस और इसके पहले सेल में होते हैं भैया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके दूसरे सेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बचे, 17 टोटल है। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते, 17 क्लोरीन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते। तो भैया बचे कितने, 17 इलेक्ट्रॉन होते, तो बचे भैया आपके 7, 7 ही बचे। तो 7 आउटर मोस्ट सेल में होंगे, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें आउटर मोस्ट सेल में कितने, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। और इसके सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन में टोटल होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन और आपके प्रोटॉन, प्रोटॉन भी होते हैं 11। और इसमें भी कितने प्रोटॉन होंगे, इसमें होंगे 17। जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन। मतलब मैं आपको दिखा रहा हूं कौन सा, जब आपका ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो इस सोडियम में आपके पहले कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने, 11। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिवली दिखाते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है आपका नेगेटिव, और प्रोटॉन पे हम बोलते हैं पॉजिटिव। तो भैया जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव। तो -11 + 11 हो गए कितने, 0। मतलब ये आपकी पहली बॉडी जो हम दिखा रहे हैं ये आपकी न्यूट्रल है। मतलब हम जिस सोडियम की भी बात कर रहे हैं ये कैसा है, न्यूट्रल है। तो भैया 0 चार्ज है इस पे अभी कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। पर सोचो अगर एक इलेक्ट्रॉन उठ के, ये जो आपका आउटर मोस्ट सेल का है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के अगर किसी भी वजह से इधर आ जाए तो इसके पास कम हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अभी ओवरऑल कितना है, 0 है, पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो गया। तो मैं बोल रहा हूं कि भैया व्हेन ट्रांसफर, आफ्टर ट्रांसफर किसी भी मेथड से, किसी भी वजह से, अभी हम वजह की बात नहीं कर रहे, मैंने कहा बस एक इलेक्ट्रॉन उठ के उधर चला गया, तो भैया किसी वजह से हो सकता है, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो भैया किसी की वजह से आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो भैया आपके पास बचे कितने, भैया आपके पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो भैया सेम ही है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में, प्रोटॉन 11। भैया इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। तो भैया कौन सा ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा या प्रोटॉन ज्यादा? अभी ओवरऑल प्रोटॉन ज्यादा। प्रोटॉन ज्यादा है तो मैं कह दूंगा कि भैया इस बॉडी पे आपका ओवरऑल कैसा है, कौन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव ज्यादा है। तो मैं इस बॉडी को अब क्या बोलूंगा, भैया ये आपका पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। मतलब अब आपका जो एटम होगा ना वो कैसा होगा, पॉजिटिव। मैं बोलूंगा ये जो आपका एटम है ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें क्लोरीन में आफ्टर ट्रांसफर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। और प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन तो उतने ही है, प्रोटॉन में थोड़ा ना चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें एक आ गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो मतलब एक नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन, मतलब ओवरऑल इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, मतलब नेगेटिव ज्यादा हो गया। तो मैं इस बॉडी को, मैं आप डायग्राम दिखा रहा हूँ कि ये बॉडी अब नेगेटिव। इसीलिए कहते हैं भैया कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, उतनी कमी है इलेक्ट्रॉन की। देख रहे हो यहाँ जितना आपका
कितना यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक चार्ज की कमी है यहाँ पे, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो मैं इसको क्या कहूंगा, पॉजिटिवली चार्ज। मतलब ये बॉडी अब कैसा चार्ज है, ओवरऑल कौन ज्यादा है, पॉजिटिव। तो मैं इसको दिखाऊंगा पॉजिटिवली चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है भैया इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। और इसको मैं दिखा रहा हूँ नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा जो होता है वो दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, मतलब ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात ही ऐसी। नाउ मैंने कहा था ये जो आउटर मोस्ट सेल है इसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको कहते हैं क्या, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट सेल की को जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसको क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने भी आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं, जितनी आपकी बॉन्डिंग होती है, कोई भी रिएक्शन होता है, वो किसकी वजह से होता है, बस इस केमिकल इसी इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से सब कुछ रिस्पॉन्सिबल है, आपका बॉन्डिंग, आपका केमिकल रिएक्शन, सब कुछ इसी की वजह से रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेट अस सपोज एक एग्जांपल समझते हैं, एक कहानी से समझते हैं कि कैसे। देखो भाई, आप जिस सिटी में भी रहते हो, आप जिस सिटी में भी रहते हो, उस सिटी में आपकी लोकल कुछ एरिया होगा, लोकल एरिया, जिस लोकल एरिया में आप रहते हो, उस लोकल एरिया में आपके दो टाइप के बच्चे, उस लोकल एरिया में दो टाइप के बच्चे हैं। एक तो आप और दूसरा आपका दोस्त। एक तो आप, दूसरा आपका दोस्त। एक तो आप पढ़ाकू, और दूसरा आपका दोस्त थोड़ा सा मतलब पढ़ने में इसका मन नहीं लगता, इधर उधर में इसका बहुत मन लगता है। दोनों एक ही क्लास में हो, ठीक है, दोनों एक ही क्लास में हो। ये ज्यादा ही समाज में रहता है, आपको समाज से कोई मतलब नहीं, आप बस कमरे में बैठ के पढ़ाई करते हो। तो देखो, पढ़ाई करते हो तो जितना भी समाज में काम होता है ना, जैसे नेता आ गया तो नेताओं का देखभाल करना, भंडारा हो रहा है तो भंडारा में मतलब सब्जी बांटना, ये करना, मतलब जो भी काम हो रहा है समाज में, खुल के हिस्सेदारी निभाना, खुल के प्रदर्शन करना। तो भैया समाज के सामने ये लड़का मतलब क्या है, फुर्तीला बच्चा है। फुर्तीला बच्चा है, इसको पढ़ाई मन लगता है, इधर उधर ही मन लगता है। पर आपको, इस बच्चे को इस बच्चे को भैया पढ़ाई में मन लगता है, ये अपना कमरे में बैठ के पढ़ता है और किसी से कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो भैया ये, इसको बोलूंगा मैं सुस्त बच्चा है, और ये थोड़ा फुर्तीला बच्चा है, बदमाश बच्चा है, शरारती बच्चा है। मतलब ये ही क्या करता है, समाज के सारे काम कर रहा है, ठीक है ना। सेम कहानी हो जाती है आपके एटम एटम की ओर। कैसे, देखो, ये आपका एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भैया ये जो आपकी, जो आप अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला बच्चा है कि भैया ये बस कमरे में बैठ के पढ़ता रहता है, इसको किसी से दुनियादारी से, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी को किसी से क्या है, मतलब नहीं है, अपना कमरे में बैठ के पढ़ता रहता है। ये जो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला बच्चा है, यही क्या करता है, हर चीज का रिस्पॉन्सिबल है। ये आपका केमिकल बॉन्डिंग करेगा, रिएक्शन करेगा, सब कुछ क्या करेगा, यही बच्चा करेगा, क्योंकि यही बच्चा क्या है, फुर्तीला। आप, ये वाला बच्चा क्या है, थोड़ा सुस्त है। ये इसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर है, मतलब समझो न्यूक्लियस को टीचर समझ लो क्लास का। तो भैया ये इस टीचर के इन्फ्लुएंस से दूर है, तो भैया टीचर के इन्फ्लुएंस में नहीं है। तो टीचर के इन्फ्लुएंस में नहीं है तो भैया उस पर प्रेशर भी ज्यादा नहीं है। तो प्रेशर ज्यादा नहीं है तो मतलब सुनता ही नहीं है टीचर की। टीचर की नहीं सुनता तो भैया जो काम करता है वो करता ही है, ठीक है। मतलब वो सारे काम करता है, पर ये नहीं कर पाता। ये टीचर से डरता है, ये अपना कमरे में बैठ के पढ़ता है, क्योंकि ये पास है तो टीचर इसको फोकस करती है, भैया फोर्स ज्यादा लगाती है, और इस पे इतना फोर्स नहीं लगा पाती, वो दूर है। तो ये काम आपका क्या करता है, सारा काम आपका ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स करता है, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एटम वाले चैप्टर में जाएंगे और केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम, हमारा काम ये नहीं, अभी हमारा काम तो चार्ज पे बात करना है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कोई बॉडी कैसे पॉजिटिव चार्ज होती है, कोई बॉडी कैसे नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं चार्ज होती क्या। अब हमने सब कुछ देख लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, सबके बारे में पढ़ लिया, फोर्स के बारे में पढ़ लिया। तो अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि भैया चार्ज होता क्या, आखिर चार्ज है क्या। अब हम देखने जा रहे हैं चार्ज के बारे में, कि चार्ज आखिर होता क्या है। तो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज। हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके चार्ज पे, कि आखिर चार्ज होता क्या है। नाउ देखिए, चार्ज सबसे पहले चार्ज पे बात करते हो। चार्ज एक कैसी क्वांटिटी की, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक कैसी क्वांटिटी, दो टाइप की क्वांटिटी, तो एक होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में आपका क्या होता है कि आपका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ को जो फॉलो करता है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये आपने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा 11th क्लास में, जब बेसिक मैथमेटिक्स कवर किया था हमने। तो देखिए, तो इसमें आपको मैं लिखूं, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। नाउ स्केलर क्वांटिटी बोले तो जैसे 5 मीटर, भैया यहाँ पे डायरेक्शन वायरेक्शन की जरूरत नहीं है। 10 kg, 10 kg, ये सब क्या है? 5 लीटर, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें से मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड हो, मैग्नीट्यूड ही फुल इंफॉर्मेशन दे दे, वो कैसी क्वांटिटी है? आपकी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नाउ देखिए, और देखिए चार्ज के बारे में, इट इज डिनोटेड बाय, चार्ज को हम डिनोट कैसे करते हैं? चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। तो चार्ज डिनोटेड बाय क्यू से, क्यू से हम चार्ज को डिनोट करते हैं। सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्यू। और इसकी जो एसआई यूनिट है, चार्ज की जो एसआई यूनिट, वो क्या है? कूलाम है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलाम है। बहुत सारे सिस्टम है जिसमें आपका एसआई सिस्टम में आपको चार्ज की यूनिट क्या बोली जाती है? कूलाम में बोली जाती है। तो लिखो चार्ज एसआई यूनिट इज कूलाम, इज कूलाम। और कूलाम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट मतलब बोले तो जैसे आपका 5 kg, 5 लीटर, 5 लीटर, 5 मीटर, 5 kg या 5 लीटर। देखो इसमें आपका जो ये आप देख रहे हो, ये यूनिट, इसी की बात कर रहा हूं। हम यहाँ लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये क्या है? आप मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, क्या ये यूनिट ही तो है, लेंथ की यूनिट है। तो ये लेंथ की यूनिट है, और मास में आपकी केजी यूनिट है, ग्राम यूनिट है। ठीक है, ये सब यूनिट है। आपकी वॉल्यूम में लीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब में बात करते हैं, लीटर में बात करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम में ऐसे बात करते हैं। ठीक है, आपका टेम्परेचर, टाइम, जैसे 2 सेकेंड, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सेकंड, ये क्या है? यूनिट ही तो है। वैसे ही चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। हम बात करेंगे कि भैया इसमें आपका 2 कूलाम चार्ज है, इसका मतलब 2 कूलाम चार्ज है उसमें। हम बात करें कूलाम, अभी कूलाम पढ़े नहीं, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बात करेंगे कूलाम की। ठीक है, अभी मैं बस यूनिट बता रहा हूँ कि भैया आपकी चार्ज की क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। जैसे मास की एसआई यूनिट क्या है? केजी है, वैसे चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलाम। हम बोलेंगे भैया इसमें इतने कूलाम चार्ज है। जैसे हम बोलते हैं कि भैया इसमें 5 kg सेब है, तो हम बोलेंगे भैया इसमें इतने कूलाम चार्ज है। चार्ज को ऐसे डिस्कस करते हैं। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम। नाउ नेक्स्ट देखिए, हमने देखा चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये हमने देखा, तो इस पॉइंट को भी लिखिए। इट इज ऑफ 2 टाइप। ये 2 टाइप के होते हैं। इट इज 2 टाइप। कौन कौन से? आपका पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आपका क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नाउ ये बात थी आपकी चार्ज की। नाउ और देखिए, हमने देखा था, शुरू में देखा था, सबसे स्टार्टिंग में देखा था कि भैया आपका सेम चार्ज को जब पास लाओगे, मतलब चार्ज आपका अट्रैक्ट भी कर रहा था। हमने देखा था पहले वाले एग्जांपल में कि चार्ज आपका क्या कर रहा था? अट्रैक्ट भी कर रहा था। कंघी कॉम जब पास लाया तो क्या किया? पार्टिकल को अट्रैक्ट किया, कागज के पार्टिकल को अट्रैक्ट किया। तो और जब हमने देखा कि आपने ग्लास रोड को बिल्ली की खाल से, मतलब कैट स्किन से रब किया, 2 ग्लास रोड को कैट स्किन से रब किया, और जब दोनों ग्लास रोड को सामने आए तो दूसरे एक दूसरे क्या कर? रिपेल भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब चार्ज 2 टाइप के नेचर है, आपका रिपल्सन भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है। तो रिपल्सन तब करता है जब आपका सेम चार्ज, मतलब लाइक चार्ज, सेम चार्ज को जब हम पास लाते हैं तो भैया सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। अगर सेम चार्ज होगा दोनों बॉडी पे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पर अलग अलग चार्ज होगा, दोनों डिफरेंट अलग अलग चार्ज होगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, अलग अलग चार्ज होगा तो अट्रैक्ट ईच अदर। अलग अलग चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और सेम चार्ज रिपेल, मतलब चिपकते नहीं है, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो इस पॉइंट को भी लिखिए। लाइक चार्ज बोले तो सेम चार्ज, लाइक चार्ज जैसे कौन कौन सा आपका, अगर पॉजिटिव को पास लाए या नेगेटिव को पास लाए तो रिपेल ईच अदर, देन रिपेल ईच अदर, तो रिपेल ईच अदर। एंड अनलाइक चार्ज बोले तो डिफरेंट चार्ज, अलग अलग चार्ज। अनलाइक चार्ज जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हो गया या नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो 2 टाइप के नेचर होते हैं चार्ज के, एक आपका अट्रैक्ट भी करता है और आपका रिपेल भी करता है। अट्रैक्ट कब करेगा? जब अलग अलग चार्ज, अनलाइक चार्ज मतलब डिफरेंट चार्ज,
अनलाइक बोले तो डिफरेंट, अलग अलग चार्ज होंगे तो क्या करेगा, आप अट्रैक्ट करेगा, और अगर आपका सेम चार्ज होगा, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो चार्ज के दो टाइप के नेचर होते हैं, रिपल्सन नेचर और अट्रैक्शन इन नेचर। नेक्स्ट, चार्ज लिखिए, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होते हैं। कैसे बात करते हैं क्वांटाइज, ये क्वांटाइज्ड क्या है, तो क्वांटाइज लिखिए, क्वांटाइज के बारे में, दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, आपका चार्ज का। जैसे इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे कि आपका चार्ज या तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये बात तो हमने देखी। और लिखते कैसे चार्ज को, ऐसे लिखते हैं भैया, आपका चार्ज होगा ना क्वांटाइज फॉर्म में, मतलब कि भैया चार्ज होगा आपका फुल होगा। ऐसा नहीं आप देखोगे कि चार्ज आपका आधा चार्ज है इस बॉडी पे 2/3 चार्ज है, इस बॉडी पे 0.777 चार्ज है, मतलब 5.5 चार्ज है, नहीं 5.5 पॉजिटिव चार्ज है, 5.5 नेगेटिव चार्ज, नहीं भैया फुल चार्ज होता है। ठीक है, या तो 5 होगा या तो 4 होगा या तो -5 होगा, मतलब आपका चार्ज किस फॉर्म होगा, इंटीजर फॉर्म होगा। कि किसी बॉडी पे क्या है, 0 चार्ज है, मतलब न्यूट्रल है, किसी बॉडी पे 1 चार्ज है, किसी बॉडी पे -1 चार्ज है, मतलब ऐसे बोलोगे आप, कभी ऐसे नहीं बोलोगे कि किसी बॉडी पे हाफ चार्ज है। ठीक है, तो ये नहीं होता। तो चार्ज कैसा है, क्वांटाइज्ड है। चार्ज कैसा है, क्वांटाइज्ड, जिसमें आपका एन क्या है, एन आपका इंटीजर नंबर है। क्या है, इंटीजर नंबर। एन क्या है, इंटीजर नंबर। कि भैया चार्ज आपका इंटीजर फॉर्म में ही होगा, मतलब या तो 0 होगा तो टोटल 0, या 1 होगा तो 1 को। ई क्या है, ई आपका क्या है, आपका चार्ज है। कौन सा चार्ज है आपका, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ई कैसा चार्ज आपका, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। मतलब मैं बोलूं आपका चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो कौन दिखाएगा, ई बताएगा। और नाउ देखिए, इसमें आपका जो आप बॉडी पे चार्ज होगा वो कैसा होगा, ई आपका चार्ज होगा, ई होगा, या आपका 2e होगा, या 3e होगा, 4e होगा, या -e होगा, मतलब चार्ज इस फॉर्म में होगा। आप कभी ये नहीं सुनोगे कि चार्ज आपका e/2 है, 5e/3 है, मतलब माइनस में या प्लस में, मतलब इस फॉर्म में नहीं होगा, डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा ना, फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। भैया चार्ज आपका कंप्लीट होगा इंटीजर फॉर्म में होगा। ठीक है, तो चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। जबकि एक और अभी रिसर्च हुई है, क्वार्ट्ज के ऊपर रिसर्च हुई है, और पता चला हमें 1969 में हमें पता चला किसके बारे में, क्वार्क्स के बारे में पता चला। और क्वार्क्स के बारे में पता चला तो हमें इसमें क्या पता चला भाई, क्वार्क्स फंडामेंटल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के। देखिए सबसे छोटा पार्टिकल हमें पता है एटम, और एटम भी किससे बने पड़े हैं आपके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने हैं किससे, क्वार्क्स से। तो हमें पता चला भैया क्वार्क्स पे जो चार्ज होता है ना, वो कुछ इस फॉर्म होता है, e/3 2e/3। क्वार्क्स पे चार्ज क्या होता है, ऐसे चार्ज होते हैं। बट क्वार्क्स हमारे सिलेबस में नहीं, हमें पढ़ना भी नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं हमें पढ़ना है। बस आपको पता होना चाहिए क्वार्क्स एक चीज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिससे बने होते हैं क्वार्क्स से, और उन पे चार्ज होता है इस फॉर्म में। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है आपके, मतलब आपके न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन और आपके प्रोटॉन पे कैसा क्वांटाइज फॉर्म में होता है कि चार्ज या तो आपका 1 होगा या 2 होगा 3 होगा 4 होगा, जबकि क्वार्क्स में ऐसे इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें यहाँ पढ़ना भी नहीं है। ना नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके एक चीज और, नेक्स्ट से जाने से पहले एक चीज और देखो, ये जो आपका ई है, ई तो लिखे नहीं, ई कितना होता है आपका, ई होता है 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। अभी मैंने बोला चार्ज को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, गुलाम में। चार्ज को किस में चार्ज की यूनिट क्या है, गुलाम। तो मैं बता रहा हूं चार्ज, ये जो ई है चार्ज, ये आपका क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। जैसे मैं बोलूंगा इस पेन, जैसे फोन है या कुछ भी है, उसका वेट क्या, मैंने बोलूंगा लेटर सपोज 1 kg, तो भैया kg यूनिट है, और 1 बता रहा है कि कितना मैग्नीट्यूड है उसका। ठीक है, उस kg का कितना मैग्नीट्यूड है या कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है 1 kg, लेटर सपोज कोई चीज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 kg, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो 1 बता रहा है भैया कितने टाइम, और आपका ये क्या है मैग्नीट्यूड। ठीक है, नाउ देखिए इसमें आपका चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम। चार्ज कितनी बार, मतलब ये आपका ये क्या है मैग्नीट्यूड है, किसका, इसका मैग्नीट्यूड है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है ये। ठीक है,
तो इतना एक चार्ज में इतना मैग्नीट्यूड होता है। और मैं कहूं कि भैया चार्ज 1 ई में इतने कूलाम चार्ज होते हैं। कितने कूलाम? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। 1 इलेक्ट्रॉन में या 1 चार्ज में आपके कितने कूलाम चार्ज होते हैं? आपके 1.6। अब देखिए ये पॉजिटिव होगा तो मैं बोलूंगा भैया प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, अगर ये नेगेटिव होगा तो हम बोलेंगे भैया इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो। तो भैया आपका जैसे ही आप बात करो इलेक्ट्रॉन पे तो मैं बोलूंगा 1 - 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। मतलब इलेक्ट्रॉन पे इतने कूलाम चार्ज होते हैं, जबकि प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये आपका प्रोटॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव बात करेंगे तो प्रोटॉन पे चार्ज, नेगेटिव बात करेंगे तो भैया आपको ऐसे नहीं दिखाते हैं, प्लस माइनस ई करके दिखा देते हैं, ऐसे अलग अलग करके नहीं दिखाते। प्लस का मतलब होता है आपका भैया प्रोटॉन की बात कर रहे हैं चार्ज, और आपके नेगेटिव में बात करते हैं तो भैया इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ठीक है, नाउ देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट देखिए, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है, मतलब चार्ज चेंज नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है कि भैया आपका बाहर दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, किसी बॉडी का, किसी सिस्टम का, मतलब बाहर से आदान प्रदान नहीं है, मतलब बाहर ना कोई चीज़ जा सकती है ना बाहर से कोई चीज़ अंदर आ सकती है। अगर ऐसा सिस्टम है तो उस सिस्टम को कहेंगे भैया आइसोलेटेड सिस्टम है। और दुनिया में भैया आइसोलेटेड सिस्टम आइडल होता है, कुछ नहीं होता। मतलब आइसोलेटेड जैसे आपका थर्मस की बोतल है, आप जिसमें पानी रखते हो गर्म करने के लिए, गर्म करने के बाद वो पानी 24 घंटे तक गर्म रहता है। अगर वो परफेक्ट आइसोलेटेड होता है ना, तो पूरी जिंदगी जब तक मतलब धरती है या कुछ भी है यूनिवर्स है, तब तक वो पानी गर्म रहता है उस बोतल में, क्योंकि वो आइसोलेटेड मतलब हीट बाहर जा ही नहीं सकता, हीट किसी तरीके से बाहर जा ही नहीं सकता, तो वो जिंदगी भर क्या रहता है? वो गर्म ही रहता है, बट वो 24 घंटे में ठंडा हो जाता है। इसका मतलब वो है कि वो आपका थर्मस आइसोलेटेड परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम ट्रैप कर ही नहीं पाते। हमें पता है कि आइसोलेटेड क्या है, एक आइडल वैल्यू होता है, हम बोलते हैं आइडल वैल्यू पे बात करते हैं। तो आइसोलेटेड अगर आइसोलेटेड सिस्टम में है तो भैया वो सेम ही रहने वाला। ठीक है, अगर चार्ज आपका आइसोलेटेड सिस्टम में है तो क्या है? वो सेम ही रहने वाला है। तो भैया मैं बोलूँगा कोई बॉडी है, इस बॉडी पर लेटर सपोज आपका इसमें 3 कूलाम चार्ज है, 2 कूलाम चार्ज है, -1 कूलाम चार्ज है। ठीक है, तो ओवरऑल इस बॉडी पे कितना चार्ज होगा? 3 कूलाम प्लस 2 कूलाम माइनस 1 कूलाम इज इक्वल टू कितना? 4 कूलाम। तो इस बॉडी पे मैं कितना बोलूंगा भैया? 4 कूलाम का चार्ज है। किस बॉडी पे? इस बॉडी पे 4 कूलाम का चार्ज है। नाउ ये मैं ऐसे जोड़ रहा हूं, 3 कूलाम 4 कूलाम, ये अलजेब्रिक फॉर्म में जोड़ रहा हूं। चार्ज को पकड़ लेता हूं और अलजेब्रिक फॉर्म में जोड़ देता हूं। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए मैं इसको ऐसे जोड़ पा रहा हूं। अगर ये वेक्टर होता तो मैं ऐसे नहीं जोड़ पाता। स्केलर क्वांटिटी है तभी मैं इसको अलजेब्रिक फॉर्म में जोड़ पा रहा हूं। आप लेट सपोज आपको पता है आपके घर में आप लाए 2 kg सेब, आपका बड़ा भाई लाया 3 kg सेब, आपकी मम्मी लाई 1 kg सेब, टोटल आपके पास सेब कितने हो गए? 6 kg सेब हो गए। ये क्यों ऐसे कर पा रहे हो आप? ये जब आपका स्केलर क्वांटिटी थी, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, तो हम ऐसे बोल पाते हैं, तो हम ऐसे लिख पाते हैं 2 kg प्लस 3 kg प्लस 1 kg इक्वल टू 6 kg। हम ये कब बोल पाते? जब आपका मैग्नीट्यूड, जब आपकी क्वांटिटी कैसी हो? स्केलर क्वांटिटी हो, तभी हम ऐसे लिख पाते हैं। अगर ऐसे नहीं लिख पाए, जब आपका क्या हो? वो वेक्टर हो, वेक्टर क्वांटिटी में हम ऐसे जोड़ नहीं पाएंगे, वो भैया दूसरी तरीके से ही जोड़ता है। ठीक है, रिजल्टेंट उसका दूसरे तरीके से आता है। ये जो आपका यहाँ पे रिजल्टेंट कितना है 4, वहाँ पे रिजल्टेंट कुछ और ही आता है, वो कुछ और ही तरीके से। बट ये स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड, तो हम इसको ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है ना, देखिए हमें ये तो पता है अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो इस ओवरऑल बॉडी पे कितना चार्ज होगा? 4 कूलाम चार्ज होगा। अगर मैं इसी सिस्टम की बात करूँ, दूसरे चार्ज में बनाऊँ, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6c -1 -2 कूलाम। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मैं इस बॉडी पे मैं क्या बोलूंगा भैया? 6 - 2c इज इक्वल टू 4। मतलब इस बॉडी पे भी कितना, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका मतलब ये अभी भी इस पे कितना है? 4 कूलाम ही चार्ज है। चार्ज कंजर्व्ड है, अभी भी नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज यहाँ पे 4 है, यहाँ भी इस बॉडी में क्या है? नेट चार्ज 4 ही है। तो भैया अगर चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में हुआ
तो उसमें चार्ज चेंज नहीं होता है, बाहर से ना चार्ज आ सकता है ना अंदर से चार्ज बाहर जा सकता है। अगर ऐसा सिस्टम है तो वो क्या होगा, उसका चार्ज कंजर्व्ड होगा। ठीक है, ये बात थी आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, चार्ज वेरिएबल भी नहीं होता, चार्ज चेंज भी नहीं होता है, किसी के चेंज होने के साथ चार्ज चेंज नहीं होता है। लिखिए इस पॉइंट को भी, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज चेंज नहीं होता है, चार्ज चेंज नहीं होता है। एक देखिए, आपको मैं एक दिखाता हूँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें बताया, कि मास, जो मास है ना, वो आपके स्पीड के चेंज, वेलोसिटी के चेंज होने से मास चेंज हो जाता है। तो उसका जो इक्वेशन दिया, तो उसका कुछ इक्वेशन ये था, वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। वी क्या है, आपकी वेलोसिटी उस बॉडी की, सी क्या है, लाइट की वेलोसिटी है, और आपका मास, ये जो मास है, ये इसके चेंज होने से, v के चेंज होने से आपका मास चेंज हो जाता है। मतलब अगर आप v की वैल्यू बढ़ाओगे तो आपका मास भी बढ़ जाएगा। मतलब अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ाए तो भैया उसका मास भी क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो किसी बॉडी की, इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट ने हमें ये बताया कि भैया किसी बॉडी की स्पीड बढ़ाने से, वेलोसिटी बढ़ाने से उस बॉडी का क्या बढ़ता है, मास भी बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे देखो इसमें अगर आप स्पीड बढ़ाओगे मतलब आपने, ये c बहुत बड़ी वैल्यू है, लाइट की स्पीड मतलब स्पीड की सबसे, मतलब वेलोसिटी की सबसे बड़ी मतलब वैल्यू है ये आपकी स्पीड की, लाइट की स्पीड। तो भैया ये सबसे बड़ी वैल्यू, और इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो ओवरऑल क्या होगा, लगभग मतलब थोड़ा बहुत वैल्यू आएगा, और ये जब माइनस करोगे 1 में से तो डेसिमल में आएगा, डेसिमल का रूट डेसिमल में। तो मतलब ये वैल्यू जब बड़ी थी, जितनी बड़ी होगी उतना ये घटेगा, जितना घटेगा उतना कम रूट आएगा, जितना कम रूट आएगा और वो ऊपर वाले से डिवाइड करेगा उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये जितना ज़्यादा उतना मास ज़्यादा, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा उतना क्या होगा, मास ज़्यादा होगा किसी भी चीज़ का। ठीक है, ये बात किसने दी हमें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ये बात हमें बताई ना। ये बात थी किसकी, आपके मास की, कि मास आप भैया चेंज हो जाता है, आपके वेलोसिटी के चेंज होने से आपका मास चेंज हो जाता है। बट चार्ज के केस में ऐसा नहीं है, चार्ज के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो मास बढ़ जाएगा, नहीं भैया, चार्ज इनवेरिएबल है, चार्ज चेंज नहीं होता। वेलोसिटी कुछ भी रखो, अभी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 100 मीटर से ले जाओ, 1000 मीटर पर सेकंड से ले जाओ, भैया चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा किसी बॉडी पे। चार्ज तो भैया तब आता है ना जब आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, तब बॉडी चार्ज होती है ना। कोई बॉडी चार्ज हम कब चार्ज होगी भैया, जब आपका इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर के इलेक्ट्रॉन के सेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भैया ट्रांसफर होगा या आएगा कहीं से, तो भैया बॉडी चार्ज होगी। आपके स्पीड से क्या फर्क पड़ता है चार्ज को, तो चार्ज इनवेरिएबल है, तो भैया चार्ज क्या है, इनवेरिएबल, वो कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया आपकी स्पीड क्या है क्या नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चार्ज क्या है, इनवेरिएबल है। ठीक है, नाउ चार्ज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज मास से भी रिलेट करता है, कैसे देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, देखिए क्या मतलब है, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। देखिए समझिए, देखिए अगर कोई बॉडी है, इसका ये मतलब नहीं है उसके ऊपर चार्ज भी हो। अगर कोई बॉडी है, इस पे ये मतलब नहीं है उस पे चार्ज की, वो बॉडी चार्ज हो, पर कोई बॉडी पे अगर चार्ज है तो भैया वो मासलेस बॉडी नहीं होगी, उस बॉडी का कुछ मास होगा। मैंने क्या कहा, अगर कोई बॉडी है, अगर बॉडी है तो इसका ये मतलब नहीं है उस बॉडी पे, उस मास पे क्या हो, चार्ज हो, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। उस पे चार्ज जीरो भी हो सकता है, जीरो चार्ज मतलब न्यूट्रल भी हो सकता है वो बॉडी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी है, मास है, उसके पास चार्ज हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, जीरो चार्ज भी हो सकता है। पर अगर कोई बॉडी चार्ज है, अगर कोई बॉडी चार्ज है या कोई मास चार्ज है, तो वो क्या होगा, उस बॉडी के पास मास तो होगा ही होगा, चार्ज है तो मास है, क्योंकि भैया एक इलेक्ट्रॉन का मास ही खुद भी तो होता है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भैया आपका जो, लेट अस सपोज कोई बॉडी ए है और कोई लेट अस सपोज बॉडी बी है, इसका मास है ma और इसका मास है mb। लेट अस सपोज पहले ये क्या थे, इन दोनों पे चार्ज क्या था, जीरो था, मतलब दोनों क्या थे, न्यूट्रल थे। और अगर मैं कहूं कि भैया आपका एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस एटम पे, ए एटम पे
क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का खुद भी तो एक मास होता है, माना बहुत कम होता है पर होता तो है ना इलेक्ट्रॉन का मास। भैया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया, मतलब भैया पहले जितना था अब उतना मास इस बॉडी का नहीं रहा, क्योंकि एक कम हो गया है इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल कम हो गया। तो एक पार्टिकल कम हो गया तो जितना मास पहले था अब उतना मास थोड़ी ना है, तो इसका मास क्या हो गया, कम हो गया। किसकी वजह से, एक इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से। और इसका मास ज्यादा हो गया, इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना, इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया उसके ऊपर तो उसका मास थोड़ा और बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि भैया मास आपका एम बी किससे बड़ा है, आपके इससे बड़ा है। कब, जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ट्रांसफर हो जाएगा तो बताओ इस बॉडी पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, ट्रांसफर होने के बाद ये बॉडी पे क्या आ जाएगा भैया, डेफिशिएंसी हो जाएगी। किसकी, किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इस बॉडी पे ओवरऑल कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मैं इस बॉडी को क्या बोलूंगा, ये बॉडी को, ये भैया पॉजिटिव चार्ज है। और इस बॉडी के पास क्या ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। मतलब इस बॉडी को मैं क्या बोलूंगा भैया, ये इलेक्ट्रिक, मतलब क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा आ गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया इसका मतलब ये भैया इसके पास मास बढ़ गया। और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब मास की कमी, मतलब भैया इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना या मास कम हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा भैया, एम का मास कम हो गया है एम बी से, ठीक है। तो एम बी का मास ज्यादा हो गया है, किससे, एम ए से, ठीक है ना। ये बात थी किसकी, मास की। कि भाई कोई बॉडी है तो इसका ये मतलब नहीं भैया उसके पास चार्ज हो ही हो, ऐसा भी हो सकता है वो बॉडी न्यूट्रल हो, या अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो इसका मतलब है उसका मास तो जरूर है। अगर नहीं भी होगा तो भैया इलेक्ट्रॉन का खुद का भी तो मास होता है, ठीक है। तो कोई बॉडी है तो उसके पास 100% मतलब उस बॉडी पे क्या है, चार्ज है। और कोई बॉडी चार्ज है तो उसका मतलब ये है कि 100% उस बॉडी का क्या है, मास, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेथड की, कि भैया हमने ये तो देखा कि आपका ये देख रहे हैं, हमने इसमें देखा कि भैया आपका इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चला गया, पर किस वजह से, हमने वो बात नहीं की कि भैया कैसे जा रहे, किस किस तरीके से जा रहे, कौन कौन से मेथड है। तो देखिए हम पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में मेथड ही पढ़ेंगे, अभी मैं बस नाम लिखवा देता हूँ कि इस मेथड से जाएंगे आप। इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, और पूरे टॉपिक में हम कवर करेंगे वन बाय वन, ठीक है। टाइम आने पे हम उन सारे मेथड को डिस्कस करेंगे। अभी मैं सबके नाम लिखवा देता हूँ कि कौन कौन से मेथड से हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, या चार्ज। कोई बॉडी चार्ज कब होती है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से कोई बॉडी चार्ज हो जाती है। कि मैं बोलूंगा भैया बॉडी चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। या तो भैया अगर डेफिशिएंसी हुई है तो मतलब नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया है। अगर एक्सेस हुआ है किसी बॉडी पे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आया है। इसका मतलब ये है अगर कोई बॉडी चार्ज, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। किसी बॉडी अगर चार्ज हो रही है तो क्या हो रहा है वहां, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉडी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेथड पे, कि किस किस मेथड की, किस किस वजह से बॉडी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाता है, किस किस वजह से ना। बात करते हैं मेथड की, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड बात कर, सबसे पहले जो हमने देख भी लिया, सबसे पहला तरीका तो हमने देख लिया रबिंग करके। हमने देखा ना, बालों पे रब किया था, कैट स्किन ग्लास रोड पे रब किया, तो भैया क्या हुआ, चार्ज ही तो हुआ ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा भैया, रगड़ने पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा तो मतलब ये एक मेथड है कि भैया आपका जो आपकी बॉडी चार्ज हो रही है बाय द हेल्प ऑफ रबिंग, इसी को कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसी मेथड का दूसरा नाम क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमने सबसे पहले कवर भी कर लिया है, इसको हम डिटेल में देखेंगे और आगे भी। तो बाय रबिंग, रबिंग और इसी को क्या कह रहा हूं मैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेथड आपको दिखा रहा हूं, इंडक्शन। इंडक्शन देखिए, इंडक्शन में क्या होता है कि आपको कोई बॉडी को पास लाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कॉन्टैक्ट में लाने की जरूरत नहीं पड़ती इंडक्शन में। इसमें क्या होता है, अगर कोई बॉडी, कोई चार्ज बॉडी को अगर न्यूट्रल बॉडी के पास लाया जाए, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये चार्ज बॉडी है। अगर इस बॉडी के पास मैं इस न्यूट्रल बॉडी को लाऊं तो भैया क्या होगा कि आपकी इस न्यूट्रल बॉडी में जो भी आपके पॉजिटिव वाले होंगे ये तो इधर भाग जाएंगे, और नेगेटिव वाले इधर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसे करके ट्रांसफर हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है कि आपका चार्जिंग का, ठीक है, आपके ट्रांसफर का, ठीक है ना।
थर्ड बात करते हैं, बहुत डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। वन बाय वन हम सब पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज कंडक्शन। कंडक्शन देखिए, कंडक्शन में क्या होता है कि कोई बॉडी है, कोई बॉडी चार्ज्ड बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी को, कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, इसको कनेक्ट करते हैं किसी वायर या रोड के थ्रू, वायर या रोड के थ्रू इस चार्ज बॉडी को कनेक्ट करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, ठीक है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, इस वायर या रोड से इसको इस ऑब्जेक्ट से कनेक्ट किया, ठीक है, ये वायर है या रोड है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडक्टर, इसको इससे कनेक्ट किया इस दूसरे ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट से कनेक्ट किया तो भैया इस वायर और रोड के थ्रू चार्ज ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे किसमें, कंडक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है आपका, नेक्स्ट वन इज फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हमें पता है कि अगर किसी बॉडी पे लाइट पड़े, किसी मेटल सरफेस, किसी बॉडी मतलब मेटल सरफेस पे अगर लाइट पड़े तो भैया क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अगर किसी बॉडी पे लाइट पड़े, किसी मेटल बॉडी पे लाइट पड़े तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये भी एक तरीका है किससे, किसी बॉडी को चार्ज करने का। भैया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही तो क्या है, किसी बॉडी को चार्ज करने का तरीका है। भैया हमें इलेक्ट्रॉन ऑफ ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही तो करवाना है अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो भैया किसी बॉडी, मेटल बॉडी पे लाइट डालोगे तो क्या होगा कि उस पर क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निकलेंगे, ठीक है, निकल जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आपकी थर्मो आयोनिक एमिशन। थर्मो आयोनिक एमिशन ये भी एक तरीका है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, एमिशन, थर्मो आयोनिक एमिशन। देखिए ये भी एक तरीका है थर्मो आयोनिक एमिशन की, किसी बॉडी पे, किसी मेटल बॉडी पे की सरफेस को हम हीट करें तो उस कंडीशन में भी जब किसी मेटल बॉडी को हीट करेंगे तो वहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वहां से तब भी बाहर आ सकता है। तो ये भी एक तरीका है कि किसी मेटल बॉडी को हीट करो तो भैया इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक, किसी मेटल बॉडी पे लाइट डालो तो क्या वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो ये सब तरीके हैं जिससे आपका इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से क्या होती है, बॉडी चार्ज होती है, या पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये बात करेंगे हम मेथड पे वन बाय वन, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इसका नंबर आएगा। अभी हम नेक्स्ट क्लास में, आज क्लास को इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे कोलाम के बारे में कि कोलाम आखिर होता क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, क्यों कोलाम ही क्यों चार्ज की यूनिट, हम सब बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये जितना भी मेथड है, जब इन मेथड को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे जब इनका टॉपिक आएगा, ठीक है। आज की क्लास को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।